हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस कक्षा 10 की गणित की क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको अध्याय 11 के जो प्रमेय है उन प्रमेय में 11.1 व 11.2 प्रमेय करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर यह वीडियो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलते हैं दोस्तों अपने प्रमेय पे। जो पहला प्रमेय 11.1 जो प्रमेय है वो प्रमेय क्या है दोस्तों? प्रमेय 11.1 जिसका नाम क्या है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। दोस्तों क्या नाम है? आधारभूत अनुपातिक या समानुपातिक। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या फिर दोस्तों इसका नाम है थेलेस प्रमेय। क्या नाम है दोस्तों? थेलेस प्रमेय। तो दोस्तों क्या है ये प्रमेय? आपको परीक्षा में किस तरह से देगा? इस तरह से आएगा कि किसने या तो सीधे आ सकता है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए, या थेलेस प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। या फिर ऐसे भी दे सकता है दोस्तों क्या कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात में विभाजित करती है। इस टाइप से आपकी एग्जाम में आपको मिल सकता है। दोस्तों क्या कह रहा हूँ मैं? आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी एग्जाम में इस टाइप से आ सकता है कि या तो ये कह देगा कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए, या थेलेस प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। या फिर ऐसे भी दे सकता है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। देखो दोस्तों, इस टाइप से आपके पास एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, जिसका नाम ए, बी और सी दे दिया। दोस्तों आपको दे रखा है कोई एक रेखा है, वो रेखा इसके समांतर खींची गई है। इस BC के समांतर कोई रेखा खींच दी, ये BC के समांतर DE रेखा है। तो आपको ये दे दिया कि ये जो DE है वो BC के समांतर है, और सिद्ध क्या करना है कि ये दो भुजाएं मतलब AB और AC दोनों एक के अनुपात में विभाजित हो रही हैं। कैसे? AD बटा DB बराबर में AE बटा EC, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम दिया हुआ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिया हुआ, जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? दिया हुआ क्या है दोस्तों? दिया ये है त्रिभुज ABC में। देखो त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ABC में ये जो DE है वो किसके समांतर बता रखा है, BC के। मतलब DE भुजा है ना, ये जो DE रेखा है, रेखाखंड है, वो किसके समांतर है, BC के समांतर है। ये आपको दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया हुआ लिखना है। उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है, उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध ये करना है कि ये जो दो भुजाएं हैं वो एक अनुपात में विभाजित होती हैं। एक अनुपात का मतलब ये देखो कि AD है, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा AC, ये लिख देना है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। फिर देखना दोस्तों, इसमें आपको रचना की भी जरूरत पड़ेगी। और रचना क्या करोगे दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस B को E से मिलाना है, इस B को किससे मिला देना है रचना में, E से, और D को किससे मिला देना है, D को C से मिला देना है। और क्या करना है, इस AB भुजा पर आपको E से लम्ब डालना है, E से यहाँ पे एक लम्ब डालना है। ये लम्ब डाला, लम्ब का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। इसी प्रकार इसका नाम क्या देंगे, जैसे EM दे दिया। और फिर इस D बिंदु से भी आपको AC भुजा पे लम्ब डालना है। ये DN हमने लम्ब डाल दिया, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले इसमें ये दिया लिखना है, उसके बाद सिद्ध करने वाला पॉइंट लिखना है, और फिर आपको रचना करनी है। रचना में क्या, देखो मैंने ये डॉट डॉट से बताया, ये हमारी रचना में लिखना है। क्या लिखना है देखो, B को E से, B को E से तथा B को तो E से तथा C को D से, C को D से मिलाया, B को D से मिलाया। और क्या किया, D से AC पर लम्ब DN क्या है, D से AC पर लम्ब क्या है, DN तथा E से AB पर लम्ब क्या, EM खींचा, EM खींचे। ये दोनों लम्ब हमने खींच दिए, ठीक है दोस्तों। ये रचना में लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, हमें उपपत्ति के अंदर आना है, और उपपत्ति आपको किस टाइप से करना है वो देखिए दोस्तों। मतलब हम किस तरह से, जो उपपत्ति का मतलब यही होता है कि हम जो भी बात लिखेंगे उसका प्रूफ लिखना ज़रूरी है। तो हम ये तो आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको लिखना है दिया हुआ। क्या लिखोगे, दिया हुआ में त्रिभुज ABC में DE किसके समांतर है, BC के। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सिद्ध करना है। जो हमें सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है, ये दो भुजाएं हैं वो एक अनुपात में विभाजित करिएगा, कौन, ये DE। तो कैसे, AD बटा DB बराबर में AE बटा EC, मतलब इनका अनुपात समान है क्या। अब उसके बाद हमें उपपत्ति करनी है, और ये उपपत्ति किस टाइप से करेंगे देखिए दोस्तों। उपपत्ति स्टार्ट करें दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप का प्रमेय है, यानी प्रमेय 11.1 व 11.2 यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय व आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, दोनों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, उपपत्ति में आपको क्या करना है वो बताने जा रहा हूँ मैं। उपपत्ति का मतलब साबुत, यानी प्रूफ, जो भी लिखोगे उसका प्रूफ दोगे। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, आपने एक 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ा था। 9th क्लास में आपने एक प्रमेय पढ़ा था, और वो प्रमेय क्या था दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखो, ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में कोई दो त्रिभुज बने हो, लेकिन उनका आधार एक हो। जैसे ये BD कोई आधार है, इस आधार पे
एक तो त्रिभुज ये बना दिया है, इन दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए, और जैसे ए बी डी बना दिया, और एक त्रिभुज इसी आधार बी डी पे एक त्रिभुज हमने एक और बना दिया, जैसे यहाँ सी रख दिया मैंने बी सी डी। तो देखना दोस्तों, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है ना, एक तो ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने 9th क्लास में प्रमेय पढ़ा था, और वो प्रमेय ये था कि एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं युग्म के बीच या समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, समान होता है। तो दोस्तों ये प्रमेय हमें यहाँ काम में लेना है। सबसे पहले यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आधार है ये तो आपको पता है ये डी ई है, और डी ई किसके समांतर है? बी सी के समांतर है। और फिर देखना, एक तो ये त्रिभुज अपना, ये त्रिभुज, और दूसरा ये त्रिभुज, दोनों का आधार एक है, ये डी ई दोनों का आधार है, और दोनों इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो ये प्रमेय यहाँ पे लिखना है, ये प्रमेय लिखो, देखो, क्योंकि ये प्रमेय यहाँ पे हमें काम में लेना है। चूँकि हम जानते हैं, जानते क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है। चूँकि हम जानते हैं कि एक ही आधार जिसका नाम देना चाहो तो दे दो, चाहे डी ई, व एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन सी समांतर रेखा है? यानी डी ई समांतर किसके है दोस्तों? बीसी के समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। हमेशा क्या होता है? समान होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, इसलिए यहाँ पे ये दो त्रिभुज लिख रहा हूँ मैं। कौन कौन सा त्रिभुज? एक तो ये त्रिभुज डी बी ई, तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, देखो, एरिया, ए आर का मतलब एरिया, डी बी ई बराबर में एरिया ई, जैसे इसको तो लिख दिया डी बी ई, और इसको लिखेंगे ई सी डी, ई सी डी, ई सी और डी, ई सी डी, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोस्तों इसको 1 नंबर समीकरण बना दें ताकि आगे हमें इसको क्यों काम में लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमें क्या करना है। यहाँ देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज में ये ऊपर वाला त्रिभुज बता रहा हूँ मैं, कौन सा त्रिभुज? ए डी ए में ये आधार है, और इस आधार की ऊंचाई ये है, क्योंकि 90 डिग्री कोण बना रही है। इसी प्रकार देखना, इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज में इसको आगे बढ़ाने के बाद ये इसका ऊंचाई बनेगा, ये ऊंचाई बनेगा। तो आपको ऐसे लिखना है, अब आधार ए बी व ऊंचाई ई एम के लिए, देखिए दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस आधार पे और इस ऊंचाई के आधार पे, यानी इस ऊंचाई पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो वो उनको हमें लेना है। देखो एरिया, एक तो कौन सा? ऊपर तो ये लिखना ए डी ई, कौन सा त्रिभुज? ये त्रिभुज ए डी ई, ये त्रिभुज, और इसी के नीचे लिखना आपको कौन सा त्रिभुज? डी ई सी या डी बी ई, एरिया डी बी ई,
तो दोस्तों यहाँ देखिए, पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र ये आपको याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज में आधार तो ये है कौन, AD, आधार कौन है AD, इंटू ऊंचाई कौन है EM, ऊंचाई कौन है EM, ठीक है। इसी प्रकार देखो नीचे वाले का DBE का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 गुणा में आधार इसका क्या आ जाएगा DB और इंटू ऊंचाई कौन है, ऊंचाई अपनी इसको आगे बढ़ाने के बाद ये EM ही आएगा, ऊंचाई कौन होगी इसकी EM होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। 1/2 से 1/2 काट दे क्योंकि बट्टा में है ना, कट जाएगा। EM से EM कट जाएगा, EM से EM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो फिर बच गया कौन, देखो ये बच गया एरिया ADE और बट्टा में देखो यहाँ नीचे है एरिया DBE बराबर में यहाँ देखो AD है और नीचे क्या है DB है। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं तो इसमें आपको 1 नंबर समीकरण में देखिए, 1 नंबर समीकरण में अपने पास क्या है, एरिया DBE बराबर में एरिया ECD, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एरिया ऊपर वाला सम का सम ADE और नीचे एरिया DBE की जगह एरिया ECD लिख रहे हैं, ECD लिख दिया और फिर बराबर में क्या है AD/DB। दोस्तों मैंने इसकी जगह ये क्यों लिखा, क्योंकि 1 नंबर समीकरण में ये दोनों बराबर हैं, तो समीकरण 1 से मैंने ये कर दिया, ये समीकरण 1 से ऐसे हो गया और ये खुद समीकरण कौन सा बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखिए दोस्तों, इस आधार को ले रहे हैं, इस आधार को AC आधार को, और इस पे ऊंचाई कौन DN, तो उतारना चाहें दोस्तों उतार सकते हैं आप ही। अब आगे हमें चलना है, ये साफ कर रहा हूँ मैं ऊपर से, यहाँ देखिए दोस्तों आगे क्या करेंगे, आगे हमें कौन सा आधार लेना है, ये देखिए दोस्तों अभी आधार AC व ऊंचाई DN के लिए, ऊंचाई कौन DN के लिए, इन दोनों से हमें त्रिभुज वही लेना। पहले तो ये त्रिभुज एरिया ADE और बटा में एरिया ये लेना है, देखो ये त्रिभुज एरिया, क्योंकि इस आधार पे ये तो है ना, इसकी ऊंचाई भी है, देखो आगे इस भुजा को बढ़ाएंगे तो आगे यही ऊंचाई बनेगी DN, तो बटा में एरिया ECD, तो वही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये 1/2, अब की बार इसका आधार ये लेंगे AE, आधार AE और ऊंचाई आधार AE और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई DN, ऊंचाई क्या है DN। इसी प्रकार नीचे वाले में 1/2, इसका आधार क्या है EC, आधार क्या है EC और ऊंचाई क्या है DN, क्योंकि इसकी ऊंचाई इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये DN हो जाएगी। आगे देखिए तो DN से तो DN काट दो, ठीक है, और 1/2 से 1/2 काट दो, तो फिर आपके पास ये बच गया, देखो एरिया ADE बटा में एरिया ECD बराबर में यहाँ AE बटा EC, ये हमारा समीकरण कौन सा बन गया, तीसरा समीकरण बन गया। पहला समीकरण आपके समझ में आ गया होगा, उसके बाद दूसरा हमने समीकरण ये बनाया है और तीसरा समीकरण अपना ये है। अब देखिए दोस्तों समीकरण 2 व 3 से देखिए, समीकरण 2 व 3 में ये वाला भाग है 2 में और ये वाला भाग 3 में, दोनों में समान है। देखो
इसका ये जो बायां भाग है वो दोनों में समान है, क्योंकि एरिया ADE बटा एरिया ECD, और इसमें एरिया ADE बटा एरिया ECD दोनों में समान है। तो फिर अगर इन दोनों का ये बायां भाग समान है तो इन दोनों का दायां भाग भी समान होगा। तो हम यही लिखेंगे, देखो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 का जो है वो दायां भाग कौन सा है, AD बटा DB, और समीकरण 3 में दायां भाग क्या है, AE बटा EC। तो ये आपको इस तरह से लिखना है। और क्योंकि देखना दोस्तों, इस समीकरण 2 व 3 में अगर इनका ये जो इधर वाला भाग दोनों का समान है तो ये इधर वाला भाग भी दोनों का समान होगा। तो ये हमारा इस प्रकार से सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। क्या लिखोगे, इतम इति सिद्धम। इस प्रकार से ये हमारा जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है वो हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इसका विलोम करवाऊंगा मैं आगे। विलोम क्या है दोस्तों, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है दोस्तों। आपको मैं 11.2 प्रमेय है जो इस आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम है या थेलेस प्रमेय का विलोम है, वो प्रमेय और समझना है दोस्तों। क्या है प्रमेय 11.2। क्या है प्रमेय 11.2, मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम या फिर थेलेस प्रमेय का विलोम, थेलेस प्रमेय का विलोम। तो ये है। अब दोस्तों परीक्षा में कैसे आएगा, परीक्षा में ऐसे आएगा कि या तो ऐसे आ सकता है, देखो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है ना, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए, या फिर थेलेस प्रमेय का विलोम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। या फिर ऐसे भी आ सकता है दोस्तों कि ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि यदि एक त्रिभुज की किसी या किसी दो भुजाओं को, सिद्ध कीजिए कि यदि एक त्रिभुज की किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में एक रेखा विभाजित करती हो तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये अपना प्रमेय है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। क्या है, उस आधारभूत समानुपातिक प्रमेय था उसी का विलोम है। क्या है दोस्तों, यहाँ मैं एक त्रिभुज के द्वारा आपको बता रहा हूँ। ऐसे दे रखा, देखो दोस्तों, पीछे वाले में तो क्या दिया था, एक रेखा थी वो किसी इसके समांतर रेखा दे रखी थी, लेकिन अब की बार समांतर नहीं दिया। जैसे ये रेखा है DE, पहले इसका नाम दे दी वही AB और C, इसका नाम दे दिया मैंने DE। अब देखिए दोस्तों, क्या है, पीछे वाले में तो ये इसके समांतर दे रखा था, और मतलब DE BC के समांतर दे रखा था, और आपको पूछा क्या था, पूछा ये था कि
ये जो डी है वो इन दोनों भुजाओं को एक अनुपात में यानी समान अनुपात में विभाजित करती है, वो पूछा था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है दोस्तों, अब की बार इसका विलोम है। मतलब अब की बार AD/DB बराबर में AE/EC दिया हुआ है। मतलब ये जो पहले सिद्ध करना था वो तो दिया हुआ है, और आपको सिद्ध क्या करना है, DE किसके समांतर सिद्ध करना है, BC के समांतर सिद्ध करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको दिया लिखना है। क्या लिखना है, दिया हुआ जो दे रखा है वो लिखना है। उसके बाद आपको जो सिद्ध करने वाला पॉइंट है वो लिखना है। तो लिखते हैं दोस्तों, पहले आपको दिया हुआ लिखना है, दिया हुआ, दिया हुआ, दिया हुआ है। तो क्या दिया, देखो दोस्तों, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, और ये जो AD/DE मतलब AD/DB बराबर में AE/EC ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों, क्योंकि एक अनुपात में विभाजित करिए तो AD/DB बराबर में AE/EC ये दोनों बराबर हैं। तो ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये जो DE है ना, DE समांतर है किसके, BC के। DE किसके समांतर है, BC के। ये हमें सिद्ध करना है, मतलब ये इसके समांतर सिद्ध करना है, DE समांतर BC, ये हमें करना है। अब देखो दोस्तों, इसमें छोटी सी रचना की जरूरत पड़ेगी, और वो रचना हम करेंगे। देखो कैसी रचना है वो समझिए आप। मान लीजिए ये जो BC के DE समांतर नहीं है, हमने ऐसे मान लिया कि माना ये BEC के DE समांतर नहीं है, तो इस बिंदु D से हमें एक अपनी तरफ से एक रेखा खींचनी पड़ेगी जो BC के समांतर हो। तो हम एक अपनी तरफ से कोई रेखा कोई भी खींच सकते हैं, जैसे D, यहाँ पे कोई भी बिंदु दे दिया, जैसे DF खींच लिया। तो ये मान लीजिए हमने अपनी तरफ से इसके समांतर खींचा है। तो ऐसे लिखोगे, माना BC के DE समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, अतः बिंदु D से BC के समांतर DF है। क्या खींचा, DF खींचा, ये DF खींचा। ठीक है, ये DF खींच दिया। अब दोस्तों ये इसके समांतर हो गया। अब हमें उपपत्ति करनी है। क्या करनी है, उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर देखिए दोस्तों, उपपत्ति में हमें ये त्रिभुज दे रखा है। देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। यहाँ आप क्योंकि चुंकी में लिख सकते हैं आप, चुंकी त्रिभुज ABC में आपको रचना से ये प्राप्त हो रहा है कि BC के समांतर क्या है, BC के समांतर रचना में कौन था, BC के समांतर DF, BC के समांतर DF है। ये समांतर का चिन्ह है दोस्तों, ऐसे दो लाइन खड़ी लाइन कर दो तो वो समांतर का चिन्ह बनता है। तो BC समांतर DF है रचना से। कहाँ से, रचना से। तो इसमें कौन सा प्रमेय लागू हो सकता है दोस्तों, आपने जो पहले आधारभूत समानुपाती प्रमेय सिद्ध किया था वो प्रमेय यहाँ लागू कर लो। तो लिखोगे, अतः आधारभूत, अब शॉर्टकट चलेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो AD/DB बराबर में, क्योंकि ये समांतर है ना इसके, ये इसके समांतर है, तो AD/DB बराबर में AF/FC, AF/FC
ये चाहो तो इसका समीकरण सेकंड कर दो और ऊपर वाला जो दिया है ना ये आप समीकरण फर्स्ट में कर दे ताकि आपको दोबारा नहीं लिखना पड़े, क्योंकि परीक्षा में बहुत टाइम कम होता है तो थोड़ा सा शॉर्टकट चलेंगे थोड़ा सा। तो देखो आपके पास ये 1 नंबर समीकरण में दिया हुआ है, ये दिया से एक समीकरण बना हुआ है और ये 2 नंबर समीकरण है, ये हमने अभी बनाया है आधार व समानुपाती प्रमेय का यूज करके। तो देखना दोस्तों समीकरण 1 में AD/DB है और समीकरण 2 में भी AD/DB है। तो अगर इन दोनों का जो बायां भाग है वो बराबर है तो इन दोनों का दायां भाग भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा कि AE/EC बराबर में AF/FC ये हमने सिद्ध कर लिया। अब देखिए ना दोस्तों इसको आगे चलेंगे, इसको आगे लेकर के करना है। क्या करेंगे देखो, यानी ये हमने प्राप्त कर लिया AE/EC बराबर में AF/FC। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। देखो दोस्तों दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो यहाँ देखना इसका जो AE/EC है इसमें प्लस में 1 कर दो। इसी प्रकार AF/FC इसमें भी प्लस में 1 कर दो। अब देखना दोस्तों इसको साफ कर रहा हूँ मैं। अब देखना इन दोनों में इसके नीचे एक ला के इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा, EC आएगा। इस एक का और EC का लघुत्तम EC आएगा। तो EC का भाग EC में देंगे तो एक बार जाएगा, एक को AE गुणा करें कि ये AE आएगा क्योंकि भिन्नों में जोड़ सबको आता है। इसी प्रकार एक का भाग EC में देंगे तो EC आएगा, EC को 1 से गुणा करें तो प्लस में क्या आएगा, EC आ गया। इसी प्रकार देखना दोस्तों इधर इसके नीचे 1 लगा करके और इसका लघुत्तम लेंगे FC और एक का लघुत्तम क्या आएगा, FC आ गया। क्या आ गया, FC आ गया। अब FC का भाग FC में देंगे तो 1 आएगा, 1 को AF से गुणा करें तो क्या आएगा, AF प्लस में 1 का भाग FC में देंगे, FC बार जाएगा मतलब FC को 1 से गुणा करें तो क्या आएगा, FC आ गया। अब देखना यहाँ चित्र को देखेंगे, मतलब AE में EC जोड़ो, AE में ये देखो AE है, इस AE में और EC जोड़ो तो क्या बन जाएगी, AC बन जाएगी। इसका क्या बन जाएगा, AC/EC। इसी प्रकार AF में FC जोड़ो, AF यहाँ तक है AF में FC जोड़ो, क्या जोड़ो, FC। तो AF में FC जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका भी क्या बन जाएगा, AC बनेगा। क्या बनेगा, AC। नीचे क्या है, FC है। दोस्तों अगर ये ऐसे बराबर हैं तो इसको पलट देंगे तो भी बराबर होंगे, मतलब AC/AC कर दो या में लिख करके, या में लिख करके ये EC ऊपर लिख दें, यानी इसको पलट रहे हैं EC/AC करें तो इसको भी पलट सकते हैं। देखो FC/AC, AC से AC गया तो यहाँ तो बचा EC बराबर में यहाँ क्या बचा, FC। अब देखो EC ये है, EC ये है, EC और FC दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर बता रखा है। FC यहाँ तक है और EC यहाँ तक है, लेकिन दोनों को बराबर रखा है तो ये दोनों तभी संभव होगा जब दोनों बिंदु एक ही हो। तो लिखोगे यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब, यह तभी संभव होगा जब E व F संपाती हो। क्या हो, संपाती हो। संपाती का मतलब एक दूसरे के मतलब एक दूसरे समाहित हो, एक दूसरे के अंदर संपाती हो। तो यह तभी संभव है, यह तभी संभव होगा जब E व F संपाती हो। तो लिखोगे अतः देखो हमने ये सिद्ध किया था, ये रचना में ये किया था। देखो BC के समांतर क्या है, BC के समांतर क्या रचना में क्या था, DF था। DF BC के समांतर DF रचना से, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि ये दोनों संपाती होंगे, संपाती होंगे तो मतलब E और F दोनों संपाती हैं तो BC समांतर
और यहाँ एफ की जगह अगर ई कर दें, क्योंकि संपाती का मतलब एक ही बिंदु है ये, तो ये हमारा सिद्ध हो गया इतिसिदम। क्या सिद्ध हो गया? इतिसिदम। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 2 प्रमेय किए हैं और दोनों प्रमेय परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रमेय दोनों पहले ही कराने की कोशिश की है। और दोस्तों ये प्रमेय ज़रूर पढ़ना, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स, आज के लिए इतना ही।